Hello dear students, welcome to your channel Physics Solution. Here you will get every solution related to physics. हम पढ़ रहे हैं मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म. आज है लेक्चर नंबर 5. तो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया है पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज साइक्लोट्रॉन के बारे में. तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगाइए. आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रॉन. ठीक है. तो साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन क्या है? इट इज ए डिवाइस. इट इज एन इक्विपमेंट बोलो, डिवाइस बोलो. इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट positively charged particles like proton या alpha particles etc. to a desired ऐसे लिख सकते हो, टू डिजायर्ड वेलोसिटी. मतलब हमें जितना वेलोसिटी तक उसको एक्सेलरेट करना है उतना वेलोसिटी तक हम इसको एक्सेलरेट कर सकते हैं. मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन जितना हम चाहे उतना ही, बट एक लिमिट के अंदर हम पार्टिकल्स को, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल हो, उसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड साइक्लोट्रॉन. तो साइक्लोट्रॉन काम किस पे करता है? ये वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल जो है ये वर्क करता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी पार्टिकल को रखते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, तो क्या होता है उसमें जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? सर्कुलर मोशन होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है कि फील्ड के डायरेक्शन में या फील्ड के अपोजिट मोशन होगा. तो उसी का हेल्प लेके ये अचीव किया जाता है. ठीक है. तो कैसे अचीव किया जाता है? तो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं. इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ टू डी शेप्ड. देखो ऐसा कंस्ट्रक्शन है, मतलब ये इस तरह का है कि एक डी है, ये डी, ये एक्चुअली में ऐसा दिख रहा है बट ऐसा नहीं है. ये क्या है कि एक होलो चैम्बर है जो डी शेप का है, अंदर खाली है. ठीक है. अंदर खाली है, सर्कुल, ये इस तरह का नहीं है, मतलब ये होलो है, 3D शेप है. पर यहाँ पे डायग्राम में 3D नहीं बना सकते, इसलिए इसको 2 डायमेंशन बना दिया, बट इट इज ए 3D ऑब्जेक्ट. ये क्या है? होलो. इसमें 2 डीज होते हैं. ऐसे पहले ड्रॉ कर देता हूं मैं. 2 डी होता है, 2 डी इस तरह के. ठीक है. 2 डीज आर कॉल्ड होलो इवाक्युएटेड चैम्बर. ठीक है. और ये जो है इन दोनों के बीच में एक गैप होता है, थोड़ा सा गैप, ज्यादा गैप नहीं, थोड़ा गैप होता है. ये क्या है? होलो चैम्बर है, डी शेप का. ठीक है. और इनको जो है एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ एसी ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी, ये जो है 10 to the power 4 वोल्ट इसका सोर्स, जो ये जो यहाँ पे वोल्टेज होगा 10 to the power 4 वोल्टेज या 10 to the power 7 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का कोई एक ऑसिलेटर है. इसको कहते हैं हम हाई फ्रीक्वेंसी HF ऑसिलेटर. ठीक है. ऑसिलेटर मतलब सोर्स है, इतना हाई वोल्टेज इसको दिया जाता है. ठीक है. ये तो इसका बेसिक चीज. उसके बाद क्या है कि ये पूरा का पूरा सेटअप जो है, ये एक स्टील का बॉक्स होता है, उसके अंदर ये बंद होता है. ये पूरा ये होलो चीज है पूरा. ठीक है. ये होलो है, ये भी होलो है, ये भी होलो है. ये D1 है, इसको D1 नाम दे दिया, और इसको नाम दे दिया D1, और इसको नाम दे दिया D2. 2 डीज, इसको D बोलते हैं. डी शेप का है इसलिए D बोलते हैं. और ये क्या है? होलो है, मतलब इसके अंदर कुछ घुस सकता है, इसके अंदर भी कुछ घुस सकता है. उसके बाद क्या है कि ये पूरे सेटअप को, ये जो 2 डीज हैं इस तरह के बना के, इसको स्टील के एक चैम्बर में डाल दिया जाता है. ठीक है. और स्टील के चैम्बर के साथ उसको इंसुलेट कर दिया जाता है, उसकी स्टील के चैम्बर के बॉडी के साथ इसका कोई टच लेना देना ना हो. फिर उस बॉक्स को जिसमें इसको रखा गया, उस बॉक्स को दो मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में रख दिया जाता है। परमानेंट
इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मतलब ऐसे बोल सकते स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में, परमानेंट मैग्नेट्स नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में इसको रख दिया जाता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में रखने से क्या होगा, जैसे ये मैग्नेट है तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसके बीच में इसको रख देते हैं तो क्या होगा, नॉर्थ फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ निकल के जाता है। तो सोचो कि यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे हमने नॉर्थ पोल रख दिया और बोर्ड के उस साइड साउथ पोल रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे पास होगा, इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे पास होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पास होगा ऐसे, इस तरह से इस पूरे चैम्बर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहां से बनता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और इसको हमने क्या किया, उसको इस चैम्बर को उठा के उसमें रख दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। उसके बाद एक काम कैसे करते हो, वर्किंग क्या है इसका, तो कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा लिख देता हूं, इट कंसिस्ट ऑफ टू D-shaped hollow evacuated chamber called D's, इनका नाम है D's। ठीक है, D's बोलते हैं इसको। उसके बाद the two D's, ये जो दोनों D हैं, the two D's are connected to a high frequency HF, high frequency oscillator। उसके बाद the whole arrangement of D's is placed in between two strong इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में इसको रख दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन के बारे में, मतलब एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है इसका बता दिया शॉर्ट में। तो उसके बाद ये वर्क कैसे करता है, देखो इसको रब कर दूं, नोट कर लो। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, ये वर्क कैसे करता है, वर्किंग क्या है इसका वर्किंग क्या है, अभी देखते हैं इसका वर्किंग कैसे काम करता है। वर्किंग कैसे एक्सेलरेट करेगा चार्ज पार्टिकल को। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को कैसे एक्सेलरेट करेगा, तो वर्किंग क्या है इसका देखते हैं। इसका वर्किंग क्या है, वर्किंग या थ्योरी भी बोल सकते हो इसका, किस तरह काम करेगा। देखो, इसको जब ऑन कर देते ना, देखो ये तो सोर्स है, सोर्स को ऑन कर देंगे तो क्या होगा, ये इसमें करंट फ्लो होगा, मतलब ये कनेक्टेड हो जाएगा इसके साथ। तो ये क्या है, एक हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स है, मतलब क्या होगा कि एक बार ये पॉजिटिव निगेटिव होता रहेगा ना। ये वाला क्या है, एसी सोर्स है, एसी सोर्स में पॉजिटिव निगेटिव होता रहता है। तो ये 10⁻7 हर्ट्ज है, मतलब 10⁻7 टाइम्स, एक सेकंड में 10⁻7 टाइम्स पॉजिटिव निगेटिव होगा। तो सपोज एट एन इंस्टेंट ये वाला किसी टाइम में, ये दोनों कनेक्टेड है ना इससे, तो ये वाला एक बार निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया सपोज, या किसी टाइम में ये वाला, ये प्लेट जो डी है, D1, सपोज एट एन इंस्टेंट D1 इज नेगेटिव, मान लो D1 इज नेगेटिव एंड D2 इज पॉजिटिव, मान लो किसी इंस्टेंट में, क्योंकि ये एक सेकंड में 10⁻7 टाइम्स हो रहा है, तो किसी एक इंस्टेंट में ऑब्वियसली ये नेगेटिव ये पॉजिटिव रहा होगा। तो जब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, उस टाइम यहां पे क्या होता है कि ऑलरेडी एक इस गैप में एक पॉजिटिव पार्टिकल यहां पे रख देते हैं, यहाँ पे इस जगह पे एक पॉजिटिव पार्टिकल रखा होता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, पहले पार्टिकल को रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनाते हैं कैसे, पार्टिकल को रख के स्विच दे दिया, स्विच देने के बाद एट एन इंस्टेंट सोचो कि ये
निगेटिव और ये पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल रख दिया, तो ये पॉजिटिव पार्टिकल जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। तो ये जो गैप है बहुत कम होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का रोल उतना नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि ये गैप बहुत कम है। मैग्नेटिक फील्ड का रोल तो पढ़ा है ना हमने कि चलने से, तो ज्यादा देर चलेगा तभी तो कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करता है, इसको पुश करता है, मतलब इसको फोर्स लगाता है इस पार्टिकल को इधर की तरफ। तो ये निगेटिवली चार्ज्ड, निगेटिव डी है ना, तो निगेटिवली डी है तो क्या करेगा, इस पॉजिटिव पार्टिकल को खींच लेगा। खींचने का मतलब है पॉजिटिव पार्टिकल जो है इसमें एंटर कर देगा, तो एक्सेलरेट होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या होता है पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, मतलब इसका स्पीड बढ़ जाएगा, बढ़ के यहाँ पे आके यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, होलो चेंबर है, होलो चेंबर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि होलो चेंबर है, होलो चेंबर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो होलो चेंबर के अंदर क्या है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये पार्टिकल जैसे ही इस गैप से इस चेंबर के अंदर घुसेगा, चेंबर के अंदर घुसेगा तो उस पे क्या बीतेगा, देखो चेंबर के अंदर घुसता है, अगर चेंबर के अंदर घुस गया तो अब क्या होगा, ये एक परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड घुसेगा। पार्टिकल क्या है, इस गैप से इसमें क्या है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है, क्योंकि अंदर क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इट इज ए होलो चेंबर, होलो चेंबर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो हमने पढ़ा ही है। तो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, दिस ये जो चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है, या फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट हुआ है, वो एक अंदर जाके अब उसका एक्सेलरेशन अब नहीं होगा, उसका क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड से वो क्या होगा, इसमें मूव करेगा। जब मूव करेगा तो क्या होगा, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। अब फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेगा, देखो यहाँ पे हमारा वही रूल कि ये है ना, ये फील्ड इधर, करंट चार्ज का मोशन, पॉजिटिव चार्ज का मोशन, तो फोर्स इधर। तो पार्टिकल जो है ना वो इधर आके, और फील्ड में क्या होता है सर्कुलर पाथ में, तो घूम के ये फिर यहां आ जाएगा, घूम के फिर से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल के क्या इस गैप में आएगा, इस गैप में आएगा। गैप में जैसे ही आएगा तो ये फ्रीक्वेंसी, ये ऑसिलेटर जो है ना, ऑसिलेटर को इस तरह से सेट किया जाता है कि जैसे ही ये यहां से जाके ऐसे बाहर आया, जैसे ही ये बाहर आया, मतलब जैसे ही यहाँ पे आया वैसे ही ये क्या होता है कि फ्लिप हो जाता है। मतलब ये पहले क्या था, ये निगेटिव था, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था, अब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाएगा। इसको इस तरह से सेट किया जाता है, इस ऑसिलेटर को इस तरह से सेट किया जाता है कि ये जैसे ही बाहर आए वैसे इसका जो पहले निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाए, और जो पहले पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाए। तो ऐसा ही होगा, और ये पार्टिकल क्या होगा, अब एक्सेलरेट होकर इसमें घुस जाएगा। इस एक्सेलरेट होकर इसमें घुसने का मतलब क्या है, स्पीड तो उसका और बढ़ गया ना, बढ़ गया। अब ये इसका थोड़ा इस तरह से फिर सर्कुलर पाथ, फिर बाहर आएगा, जैसे ही बाहर आएगा वैसे ही क्या होगा, ये फ्लिप हो जाएगा, फिर ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, तो फिर ये इसमें नहीं रहेगा, फिर क्या होगा इसमें। इसी तरह से सेम प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगा, और पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमते 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 अल्टीमेटली क्या होगा कि वो अपना, हमारा जो एक इसी में तो नहीं रहेगा ना, तो एक क्या है कि एक विंडो रहता है, एक विंडो है, इस विंडो के थ्रू, एक विंडो होगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से एक विंडो होगा, उस विंडो के थ्रू जो है वो पार्टिकल जो है वो बाहर जाएगा। इस तरह से घूम घूम के पार्टिकल जो है वो क्या होगा, इस विंडो के थ्रू बाहर जाएगा। ये हमारा टारगेट है, टारगेट पे जाके टकराएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। फिर से बताता हूं एक बार, क्या होगा कि ये जो ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर क्या है कि चेंज, ये तो ऑसिलेटर 10⁻7 हर्ट्ज पर सेकेंड है, ठीक है। मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये प्लेट और ये प्लेट दोनों कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, कितने बार, 10⁻7 टाइम्स एक सेकंड में। इतना हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, ठीक है, इस रेंज का होता है। तो एट एन इंस्टेंट सोचो कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो वो यहां पे एक पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल रखा होता है, उसके बाद इसको स्विच देते हैं, तो जब ये नेगेटिव, सपोज ये नेगेटिव है तो ये पार्टिकल इधर खींच जाएगा, या ये नेगेटिव है इधर खींच जाएगा। मतलब एक किसी एक इंस्टेंट में सोच रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, एक इंस्टेंट में सोचो कि ये नेगेटिव है, तो पार्टिकल क्या होगा, फील्ड बनेगा, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, गैप काफी कम होता है, दोनों के बीच में गैप काफी कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करेगा, पार्टिकल को खींच, फोर्स देगा, और उसके वजह से ये पार्टिकल इधर की तरफ जाएगा। जाने के बाद इस D1 के अंदर चला जाएगा, लेकिन D1 के अंदर जाते ही उसको इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं मिलेगा, क्योंकि D1 क्या है, होलो चेंबर है, मैंने लिखा हुआ ना, होलो इवैक्यूएटेड चेंबर। होलो चेंबर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो पार्टिकल जब है
एंटर कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे अंदर की तरफ है ना, तो परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है। जैसे परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो वो क्या होगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा। तो इस तरह से सर्कुलर पाथ में घूम के निकल के बाहर आ गया, फिर से इस गैप में आ जाएगा। और इस ऑसिलेटर को इस तरह से सेट किया जाता है कि जैसे ही ये बाहर आए वैसे ही ये पोलैरिटी चेंज हो जाता है। D1 पहले क्या था, निगेटिव, तो D1 अब पॉजिटिव हो जाएगा। और D2 पहले क्या था, निगेटिव पॉजिटिव था ना, तो अब ये निगेटिव हो जाएगा। तो जैसे ही निगेटिव हो गया तो पार्टिकल अब इधर आएगा, इसमें घुस जाएगा, तो इसमें घुसेगा तो वही प्रोसीजर होगा। और ये एक्सेलरेट होके घुसेगा ना, थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा इसका, तो इस तरह से ये थोड़ा बड़ा सर्कल लेगा, फिर आगे जाके फिर इससे मतलब ये पार्टिकल क्या होगा, एक्सेलरेट होता जाएगा, बड़ा रेडियस में घूमता जाएगा, एक्सेलरेट होता जाएगा, बड़े रेडियस में घूमता जाएगा। और घूमते 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 हमारा जो टारगेट है, टारगेट को अचीव कर लेगा, वो हिटिंग द टारगेट, और जहां पे हमको चाहिए वहां पे हम उसको ले जा सकते हैं। तो अब ये जो बाहर निकलेगा, जो पार्टिकल जो बाहर निकला यहाँ पे, ये यही पार्टिकल इससे घूम घूम के निकला है, ये क्या है, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल है। एनर्जेटिक पार्टिकल की इसको बहुत स्पीड दे दिया, इसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो ये जो है हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल निकला यहाँ पे, एनर्जेटिक पार्टिकल, ये जो पार्टिकल निकला ये एनर्जेटिक पार्टिकल निकला, ठीक है, पार्टिकल निकला। तो ये हो गया वर्किंग। तो अभी तो हमको वर्किंग समझ में आ गया कि कैसे काम करता है, कंस्ट्रक्शन समझ गया कैसे काम करता है। ये चार्ज पार्टिकल, हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल हमने ले लिया। अब यहां पे बात करेंगे, ये जो घूमेगा इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या है, कौन घुमा रहा है सर्कुलर पाथ में, कौन घुमा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड घुमा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड के ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फोर्स घुमा रहा है, मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या है, यहाँ पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। मैग्नेटिक फोर्स ही यहाँ पे क्या काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये लिख दिया Fm = mv²/r। Fm क्या है, Q v क्रॉस b, और यहाँ पे v और b दैट इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंगल कितना है, परपेंडिकुलर दोनों, तो 90 डिग्री। तो Q v b लिख सकते हैं mv²/r। इस v को काट दो, सो यू विल गेट QB = mv/r। So r is what, r is equal to mv/qb। so ये होगा इस पार्टिकल का रेडियस, इस पार्टिकल का जो जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उस सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा r = mv/qb। अब इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड निकालते हैं पहले, ठीक है। टाइम पीरियड ये रब करने से पहले नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है इसका रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा। नेक्स्ट है तो हमें क्या मिला, रेडियस मिल गया। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, तो इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम फ्रीक्वेंसी तो बाद में, पहले टाइम पीरियड पता कर लेते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, t = डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस क्या है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो डिस्टेंस होगा 2πr डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v। तो पुट कर 2πr, r का वैल्यू भी क्या लिखा था, mv/qb लिखा था, तो v × qb, तो v और v कट गया, सो यू गेट 2πm डिवाइडेड बाय qb। सो दिस इज द टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी f = 1 टाइम पीरियड, सो इसको उल्टा कर दो, qb/2πm। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी एट विच, ये फ्रीक्वेंसी है, इसी फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, मतलब इसी फ्रीक्वेंसी से ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। और ये जो घूम रहा है ना, ये सब खेल इसी का है, ये टारगेट, ये जो मैचिंग है, ठीक है, जो सेट किया गया है, ये ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी और इसका घूमने का फ्रीक्वेंसी ये सेट किया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि लगा दिया वो घूम के आएगा, नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये जब ये घूम के बाहर आए तो उस टाइम ये पोलैरिटी चेंज ना हुआ हो, या फिर चेंज होकर दूसरा हो गया होगा, तो ये घूम के इसमें नहीं जा पाएगा, इसी में घूम के आ जाएगा वापस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और यही जो है इस एक्सपेरिमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसका फ्रीक्वेंसी और इसका जो बाहर निकलने का टाइमिंग है
वो मैच करना चाहिए। मैच नहीं करेगा देन दिस एक्सपेरिमेंट इज जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया, रेडियस मिल गया। अब बात करते हैं कि हमने इसको इतना एनर्जेटिक पार्टिकल प्रोड्यूस कर लिया, अब इसका इस्तेमाल क्या है। एनर्जेटिक पार्टिकल का लेके क्या अचार डालेंगे? नहीं, ऑब्वियसली अचार अचार नहीं डालेंगे, खाएंगे तो खाने का चीज तो है नहीं। तो एनर्जेटिक पार्टिकल से क्या करेंगे, तो इसका यूज देखते हैं। ठीक है, हमें पूछता है इसका यूज, तो इसका यूज क्या है? इसका यूज है, देखो इसका यूज है, पहला यूज है टू प्रोड्यूस रेडियो आइसोटोप्स रेडियो आइसोटोप्स प्रोड्यूस करने में, रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट का आइसोटोप प्रोड्यूस करने में काम आता है। ठीक है, आर्टिफिशियल ट्रांसमुलेशन से हम इस एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? रेडियो आइसोटोप्स बना सकते हैं। ये यूजेस है, हाँ यूजेस। उसके बाद नंबर 2, टू एड आयंस टू सॉलिड टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। एक कोई सॉलिड मटेरियल है, उसमें क्या कर सकते हैं? आयंस ऐड करके उस मटेरियल का, उस मेटल का हम क्या कर सकते हैं? क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग दिस। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? आयंस चार्ज पार्टिकल से हाईली एनर्जेटिक है, उसको कहीं पे मार दो तो चिपक जाएगा, या फिर किसी चीज को चिपका सकता है, किसी आयोनाइज कर सकता है किसी चीज को। उसके बाद नंबर थ्री ये क्या है कि टू बॉम्बार्ड न्यूक्लियस टू कैरी आउट न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने में काम आएगा। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसे एक न्यूक्लियस है, उसको तोड़ना है, तोड़ने के लिए तो गोली मार के तो नहीं तोड़ सकते ना, तो उसको क्या चाहिए? हाई एनर्जेटिक पार्टिकल चाहिए। जैसे न्यूक्लियस छोटा होता है तो उसपे छोटा पार्टिकल चाहिए। तो एक हमने क्या किया, एक चार्ज हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल यहां से मिलेगा, बहुत स्पीड में घुमाते बहुत स्पीड में घुमा के उसको ले जाके गोली की तरह मार दिया। किसको मार दिया? न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस को जैसे तोड़ेंगे किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का या फिर किसी एलिमेंट का, तो क्या होगा? न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होगा। सो इन दिस वे वी कैन यूज दिस साइक्लोट्रॉन्स को इसी तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारा यूज है, जैसे तो इतना पढ़ने से हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि इसका कुछ लिमिटेशन है। डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? इट इज यूज टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो क्या ये किसी भी रेंज तक पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है? क्या मन मर्जी जितना चाहे उतना एक्सेलरेट कर सकता है? क्या लाइट का स्पीड पकड़ा सकता है? ठीक है, तो देखते हैं इसका लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन, limitations of cyclotron का limitations। नंबर 1, it cannot accelerate uncharged particles अनचार्ज्ड पार्टिकल्स को ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता। ये पार्टिकल अगर चार्ज्ड नहीं है, मतलब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये एक्सेलरेट कर ही नहीं सकता। क्योंकि काम कैसे कर रहा है? हाई आइसोलेटर लगाते हैं तो एक डी पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो वो उसमें खींचता है। अब अनचार्ज जाएगा तो किधर भी नहीं जाएगा, तो वहीं पे पड़ा रहेगा। सो इट कैनॉट एक्सेलरेट ए अनचार्ज पार्टिकल। नंबर 2, इट कैनॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन। इट कैनॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक्सेलरेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ड्यू टू इट स्मॉल मास इसका बहुत कम है, तो ये इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ये जो जल्दी स्पीड पकड़ लेता है, मतलब घूमने के टाइम में स्पीड पकड़, जो एक्सेलरेशन है इसका बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए वो आउट ऑफ वो जो मैचिंग है ना ऑसिलेटर का और घूम के बाहर निकलने का, वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाता है। जल्दी से ये मतलब मैचिंग बिगड़ जाता है इन दोनों का।
क्योंकि ये स्मॉल मास है, जल्दी से वेलोसिटी स्पीड पकड़ लेता है, ठीक है। और हमें जो जिस टाइम में वेलोसिटी पकड़ना चाहिए वो टाइम से पहले ही ये पकड़ लेता है। तो इससे क्या होता है कि जो ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी है, इसका फ्रीक्वेंसी है, मैच नहीं करता, जिसकी वजह से इसको एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता साइक्लोट्रॉन में। उसके बाद इट कैन नॉट एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज्ड particles to any velocity, ये जो है ना ऐसे लिख सकते हैं, इट कैन एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स, इट कैन एक्सेलरेट, ऐसे लिख देता हूं, इट कैन एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स टू ए सर्टेन लिमिट तक ही उसको एक्सेलरेट कर सकता है। मन मर्जी लाइट के स्पीड तक एक्सेलरेट थोड़ी कर देगा, नहीं, क्यों नहीं करेगा? देखो अभी हमने क्या लिखा था कि R इज इक्वल टू क्या है, mv/qv, ये लिखा था। तो यहां से वेलोसिटी लिखना हो तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, qb/, यहां से वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, इधर से मल्टीप्लाई करें तो qbr/m। मतलब अगर मास बढ़ेगा, मास अगर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा। अब देखो यहाँ पे हेवियर पार्टिकल्स का क्या होता है, कोई भी पार्टिकल्स की बात करें, ये हेवियर पार्टिकल जैसे है, तो जब स्पीड बढ़ता है ना, उसका स्पीड बढ़ता है, जनरली क्या है, ये आइंस्टाइन का नियम है, सिद्धांत, रूल है, या नेचर का भी रूल बोल सकते हो, आइंस्टाइन ने इसको बताया है, समझाया है लोगों को कि जब स्पीड बढ़ता है, स्पीड अब बढ़ता है, बहुत हाई स्पीड हो जाता है किसी पार्टिकल का, तो उसका मास भी बढ़ जाता है। मास कैसे बढ़ता है, मास जो है वो बढ़ता है m इज इक्वल टू m0 रेस्ट मास डिवाइडेड बाई 1 माइनस √1 माइनस v²/c², इस तरह से बढ़ता है, ठीक है। तो पार्टिकल का वेलोसिटी अगर लाइट के स्पीड के बराबर हो जाए, देखो लाइट के स्पीड के बराबर अगर हो जाता है पार्टिकल का वेलोसिटी, तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट, मतलब मास जो है अनडिफाइन हो जाएगा। तो पार्टिकल का मास अनडिफाइंड का मतलब क्या, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। मतलब अगर हम चाहें कि लाइट की स्पीड से हम एक्सेलरेट कर लें चार्ज पार्टिकल को, तो नहीं कर सकते। चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं, लेकिन यह भी नहीं कि हम अपना मर्जी तक कि लाइट का स्पीड तक हम इसको एक्सेलरेट कर लें, नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका मास जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, जिससे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो वेलोसिटी अगर 0 हो गया तो वो तो एक्सेलरेट होगा ही नहीं, कहां एक्सेलरेट होगा। सो यू कैन नॉट एक्सेलरेट ए चार्ज पार्टिकल बियॉन्ड ए लिमिट, ठीक है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक है। सो आई थिंक you have understood this. If you have any doubt, you comment on this video, I will reply. पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया करो, ठीक है। नोट्स खुद बनाया करो, ऐसा नहीं कि नोट्स तो रेडीमेड, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, दुनिया भर का लिख दूं, तुम छाप लो, कोई मतलब नहीं है उसका। वीडियो को बार बार, 2 बार 3 बार देखो, देखने के बाद जो है वो समझ में आता है क्या बोला जा रहा है, फिर तुम खुद से एक नोट बनाओ। नोट नहीं बना पाते हो तो फिर बुक है, बुक्स का हेल्प लो, और मैं अगर मेरा वेबसाइट एक बार चालू हो जाए, मैं वहां से भी तुम हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।